हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होपफुल आपने 3 क्लास देख ली होगी मेरे भाइयों और बहनों। अगर आपने 3 क्लास देख ली तो अब आपको पता चल गया होगा मेनली हमें एनपीओ में करना क्या है। पर आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि एनपीओ का ऐसा चैप्टर है दोस्तों, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, पहले सारे कॉन्सेप्ट को सीखने पड़ते हैं। मतलब एटलीस्ट 50% कॉन्सेप्ट हमें सीखने पड़ते हैं। 50% कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जाकर हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है। और चैप्टर आपने पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा कि भाई एक कंसेप्ट कर लिया, एक क्वेश्चन कर लिया, उसमें आप कंसेप्ट कर लिया, क्वेश्चन मतलब 2-3 कंसेप्ट कर लिए क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, 50% चैप्टर पहले कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सिखाया, पर उसके बेहाव पर क्वेश्चन नहीं करा पाया। क्यों? मजबूरी है दोस्तों। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जब तक हमें उसके टर्म्स नहीं पता होगी एनपीओ की, जो मैं आप सिखाने वाला हूँ आज की क्लास के अंदर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आपको नहीं पता होगा, बहुत सारी टर्म्स होती है, सब्सक्रिप्शन हो गया, ये वो पता भी होगा। तो सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, डोनेशन कितने टाइप के होते हैं, है ना, फंड बेस अकाउंटिंग। तो ये सारी जो टर्म्स है ये हमें आज की क्लास के अंदर सीखना है। जब तक हम इस टर्म्स के बारे में, मतलब हम वर्ड के बारे में नहीं सीखेंगे, तब तक हम एनपीओ चैप्टर नहीं कर सकते। वर्ड के बारे में सीखने तक, उसके मतलब समझने से पहले, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इग्नोर इट। मतलब समझने से पहले, मतलब समझेंगे उसका ढंग से, मतलब समझने के बाद हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करेंगे। अगर आपने पिछली 3 वीडियो नहीं देखी एनपीओ की, तो आप ये वाली वीडियो नहीं देख सकते दोस्तों, कुछ समझ नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि आपने जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया और आपने नोट्स बनाए होंगे प्रॉपर, तो आपने देखा होगा, मैंने कहा था रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बेसिस होता है। कैश आएगा तो डेबिट साइड में जाएगा, कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। दूसरा, जब आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया था तो मैंने आपसे पहले आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था। रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल, ये एक बहुत ही ज्यादा बेसिक रूल है इस चीज का, एनपीओ चैप्टर का। अगर आपको कैपिटल और रिवेन्यू में डिफरेंशिएट करना नहीं आता, या कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट में पता नहीं लगाता कि भाई कौन सा कैपिटल रिवेन्यू, तो आप नहीं कर सकते ये चैप्टर पूरा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं फिर बता देता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाते हैं और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम क्रेडिट साइड में होती है, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में होते हैं। डेबिट साइड में क्या जाएंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने वाला हूं, और उस इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम ये देखेंगे कि कौन सा रिवेन्यू है और कौन सा कैपिटल। अगर मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा रिवेन्यू है और कौन सा कैपिटल, तो मैं रिवेन्यू को ले जाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और कैपिटल को ले जाऊंगा बैलेंस शीट में। यहां तक तो क्लियर हो गया। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सर हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें पढ़ना है। पहला लिखेंगे मेरे साथ तक, इसके अंदर जो टॉपिक कवर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, टर्म्स टू बी कवर्ड, टर्म्स या आइटम्स, कितनी टर्म्स कवर करनी है, टर्म्स टू बी कवर्ड। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए सामने लिख दिया है, इसके अंदर आप देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको दिखाता हूँ नजर। हमें पढ़ना है एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस एक ही होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, स्पेशल, रिसिप्ट, डोनेशन, लेगेसी, सेल ऑफ यूज्ड ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड सेट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ऑनरियम, रिवेन्यू एक्सपेंस, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंस, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट। क्या ये मैंने पिछली वाली वीडियो में करा दिया था? क्या ये कंप्लीट है हमारे? कल पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में कराया था। देखो, अगर आप हायर लेवल के स्टूडेंट्स हो, आप यूट्यूब पर देख रहे हो ये वीडियो, या फिर हायर लेवल के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, देखो हमें बेसिक सीखना है। आपको आता हो ये चैप्टर या नहीं आता, हमें बेसिक से करना है। पहले आपने पढ़ा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पहले आपने पढ़ा हो। अगर हम 12th की बात करें तो वो तो नए हैं बच्चे। पहले अगर हम बड़े लेवल की बात करें, CA, CMA, CS की, तो उसमें आपने क्या पता पढ़ा हो। चाहे आप बड़ी कितनी भी बड़े से बड़ी क्लास में चले जाओ दोस्तों, ये चैप्टर शुरू से बेसिक एक ही है सबका। चाहे आप CA कर लो, चाहे CMA कर लो, चाहे CS कर लो, चाहे क्लास 12th में देखो, जो क्लास का 12 का बेसिक है वही CA, CMS में है, बेसिक वही है। उसके बाद एडवांस लेवल है, वो आपको मैंने पता है क्या है। एडवांस लेवल क्या होता है वो आपको पता ही चल जाता होगा जो करोगे। तो देखो यहाँ पर ये हम कर चुके हैं डन ओबी डिटेल में, और यहाँ पर मैं 10 करीब चीजें मुझे करानी है, 10 ऑनोरियम तक मुझे 10 ये टर्म सिखानी है। ये 10 टर्म अगली इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखेंगे, और बहुत टाइम लगने वाला है इस 10 टर्म के बाद। उसके बाद मैं आगे चर्चा करूंगा। पहले तो स्टार्ट करता हूं मैं आज की क्लास, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस क्या होते हैं
और इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि एंट्रेंस फीस कैपिटल एक्सपेंडिचर है रिवेन्यू, पहले तो ये पता लगाऊंगा। फिर पता लगाऊंगा कि सर कैपिटल है तो ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए, अगर रिवेन्यू है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। दो सी बात, क्योंकि ये खर्चे है इनकम। तो पहले देखूंगा भाई चार चीजें में इसके, कैपिटल एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस कैपिटल है, रिवेन्यू है, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, ये चार में से कुछ एक होगा। ठीक है, अगर पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिसिप्ट जाती है रिवेन्यू वाली, चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट हो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, और बैलेंस शीट में जाते हैं कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। पिछली वीडियो में डिटेल में चर्चा करी थी मैंने इसकी। तो मेरे को इस वीडियो के अंदर क्या बताना है, पहले तो वर्ड का मतलब बताना है, दैट इज कॉल्ड टर्म्स, और टर्म्स का मतलब समझाना है। मतलब समझाने के बाद मुझे बताना है कि कौन सी ये टर्म्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी या बैलेंस शीट में जाएगी, ये बताना है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी या बैलेंस शीट में जाएगी, इसके लिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। अगर ये कैपिटल है तो बैलेंस शीट में जाएगी, अगर ये रेवेन्यू है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। यहाँ तो समझ में आ गया आपको। तो एक एक करके मैं लेता हूँ, एंट्रेंस फीस स्टार्ट करता हूँ, और एंट्री फीस में मैं मतलब और साथ में साथ क्या बताऊंगा, मतलब के साथ साथ मैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखो एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस साथ साथ लिखेंगे दोस्तों मेरे, और इसको बोलते हैं दूसरे नाम से एडमिशन फीस, एडमिशन फीस। अब आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर चालू हो गया, प्रैक्टिकल अभी तक आप थ्योरी पढ़ रहे थे, अब आप प्रैक्टिकल चालू हो गया है दोस्तों, समझ लेना प्रैक्टिकली एक तरीके से बहुत काम आने वाला है। प्रैक्टिकल में सारे क्वेश्चन में एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस दिखेगा आपको नाम फट से, तो पता होना चाहिए होता क्या है। तो इसके बारे में दोस्तों हम पहले लिखेंगे ढंग से, और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि भाई क्या है एंट्रेंस फीस और क्या है एडमिशन फीस, मतलब दोनों ही की है। लिखना मेरे साथ साथ लिखना दोस्तों, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस और या एडमिशन फीस बोल लो, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे डिस्कस करें। इज द अमाउंट, इज द अमाउंट, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस इज द अमाउंट पेड। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कभी भी कोई कंसेप्ट सीखा जाता है वो आराम से सीखा जाता है, ऐसा आप जड़बड़ी करो अरे आता है चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं हो सकता सर। ठीक है, इज द अमाउंट पेड बाय द पर्सन, पेड बाय अ पर्सन, पेड बाय अ पर्सन एट द टाइम, एट द टाइम। मैं आपको हर एक पॉइंट एग्जांपल समझाऊंगा, हर एक पॉइंट पहले ध्यान से, पहले रिकॉर्डिंग कर लिख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ बिकमिंग, एट द टाइम ऑफ बिकमिंग, at the time of becoming a member of, becoming a member of, आपको समझना है ही नहीं है, मैं समझाऊंगा। a member of NPO, बस लिखते जाओ, a member of NPO, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब मुझे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए पहले तो मैं एग्जांपल देता हूं इसका कि क्या होती है एंट्रेंस फीस। देखो दोस्तों, मान लेते हैं एक चैरिटेबल स्कूल है, मान लेते हैं एक चैरिटेबल स्कूल है, और चैरिटेबल स्कूल है कोई सा, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था जो इनको मैनेज करते हैं वो होते हैं ट्रस्टी पहली क्लास में, और इनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जैसे क्या कहते हैं कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर होते हैं, ऐसे ही आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनर होते हैं, सोल प्रोप्राइटर होते हैं, ऐसे ही चैरिटेबल स्कूल के अंदर जो भी होते हैं मेंबर्स होते हैं। मैंने कहा इसके अंदर तीन मेंबर थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। इसके अंदर तीन मेंबर थे ए बी सी, ये तीनों क्या है दोस्तों, मेंबर है। ध्यान समझना मेरी बात को, बहुत ही अच्छा से दूंगा मैं आपको एग्जांपल। और ये क्योंकि चैरिटेबल स्कूल है इसलिए इसको हम बोल देंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ बोल देंगे इसको। अगर ये चैरिटेबल स्कूल है तो दोस्तों क्या बोलेंगे इसको, एनपीओ। दोस्तों एक सेक्शन आता है कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक सेक्शन आता है, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। वो आपको बताता है कि अगर आपको कोई भी चैरिटेबल एनपीओ खोलनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, तो सेक्शन 8 के तहत खुली जाएगी आरओसी के अंदर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जब आप कंपनी पढ़ोगे तो वहां पर आपको डिटेल में मैं चर्चा करूंगा इस बारे में। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, चैरिटेबल स्कूल है, वो एनपीओ है, उसके अंदर तीन मेंबर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। अब चैरिटेबल स्कूल खोलने का पर्पस क्या होता है आपको पता है, इनका पर्पस क्या होता है, सिर्फ सोशल वेलफेयर करना। इनके पास मिस्टर ए, बी, सी और क्या बहुत पैसा, अंधा पैसा है, और ये क्या कर रहे हैं,
ये कहते हैं यार क्यों ना हम इतना पैसा कमा रहे हैं क्योंकि स्कूल खोले, छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए। उनका ठीक है। यहां से इनका एक दोस्त आता है मिस्टर राम, और ये भी बहुत अमीर है। कहता है यार जो तुम कर रहे हो ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे भी आना है, मुझे भी तुम्हारे साथ जोड़ना है, और मैं भी चाहता हूँ एक अच्छा काम करना। मेरे को बहुत सारी इनकम होती है अलग अलग सोर्सेज से, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं ज्वाइन करूँ एज अ मेंबर, मैं आपका बनना चाहता हूँ। तो मिस्टर ए बी सी जो 3 मेंबर थे पहले से ही एग्जिस्टिंग मेंबर, इनको हम बोल देंगे एग्जिस्टिंग मेंबर, जो पहले से थे एग्जिस्टिंग मेंबर। अब मिस्टर राम क्या करना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है इस चैरिटेबल स्कूल का। वांट टू बिकम मेंबर, वांट टू बिकम मेंबर, मेंबर बनना चाहता है दोस्तों। तो मिस्टर एबीसी ने कहा हाँ जी आप मेंबर तो बन जाओगे, बट जब आप शुरू में, हमारे के अंदर पॉलिसी है, जब भी आप शुरू में कोई भी पर्सन हमारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का मेंबर बनता है, हम भी जब बने थे मेंबर, तो हमने कुछ अमाउंट पे करा था फॉर बिकमिंग अ मेंबर। मेंबर बनने के लिए हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है कि आप मेंबर बन रहे हो, क्यों आ रहे हो भाई, आप स्कूल चलाना चाहते हो, है ना, आप स्कूल चलाना चाहते हो, बच्चे आएंगे, उनको सामान देना है, उनको बैग देना है, उनको कॉपी किताबें देनी है, पेन देने हैं, पेंसिल देनी है, सब कुछ काम होता है, इतने सारे खर्चे होंगे, डेस्क लेके आने हैं, सब बोर्ड लेके आने हैं, सब कुछ खर्चा होगा। वो खर्चा कहाँ से बेयर करेंगे सर, आप मेंबर बन गए, आपको तो नाम आ गया, चलो इसलिए चैरिटेबल स्कूल का मेंबर है, पर मेंबर के लिए पैसे भी तो देना पड़ेगा सर, आपने पैसा कमाना। हाँ मिस्टर राम कह रहे यही तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पैसा दूं और मैं मेंबर बनकर दूं, डोनेट नहीं करना चाहता मैं किसी को पैसा। डोनेट कब करता है, कोई मेंबर नहीं होता, कोई बाहर का पर्सन कहता है कि भाई हम पैसा दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डोनेशन। बट मेंबर क्या करता है, मेंबर क्या करता है, जब मेंबर बनते हैं हम किसी भी एक एनपीओ का, जब हम मेंबर बनते हैं, ये मेंबर बनना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है, तो हमने कहा जो एग्जिस्टिंग मेंबर होता है या ट्रस्टी होता है, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का ट्रस्टी होता है, वो मिस्टर राम से कहेंगे देख मैंने भाई, अगर आप हमारे चैरिटेबल स्कूल के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको शुरू के अंदर आपको एक मेंबर से आपको फीस देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, फीस, फीस टू बिकम अ मेंबर, फीस टू बिकम अ मेंबर, मेंबर बनने के लिए फीस देनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना, मेंबर बनने के लिए फीस देनी पड़ेगी। और कहा कि आपको ना 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे मेंबरशिप फीस, 10 लाख रुपए आपको मेंबर बनने की फीस देनी पड़ेगी। मैंने कहा जब भी कोई पर्सन एक एनपीओ का मेंबर बनता है, और जब वो मेंबर बनता है तो मेंबर बनते ही उसको फीस देनी पड़ती है। जब भी एक पर्सन किसी एनपीओ का मेंबर बनना चाहता है, जिस टाइम वो मेंबर बनेगा उस टाइम पर, बनने के टाइम ही उसको एक फीस पे करनी पड़ेगी, आगे तो करनी और पड़ेगी पर बनते ही फीस पे करनी पड़ेगी। इस फीस को हम नाम देते हैं एंट्रेंस या एडमिशन फीस, और नाम से पता चल रहा है एंट्रेंस होने की फीस, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। अब मेरी बात आप ध्यान सुनो, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप ना वो पर्सन नहीं हो, आप वो राम नहीं हो दोस्तों, आप हो चैरिटेबल स्कूल, आप हो ट्रस्टी। हम जब भी एनपीओ करेंगे हम मान कर चलेंगे कि हम हैं एनपीओ, हम कोई पर्सन नहीं है, पर्सन आकर हमें पैसा देंगे, हम एनपीओ है। अब आप एनपीओ, आप सोचो, और मैं राम हूं, तो मैंने आपको क्या दिया, मेंबर बनना चाहता हूं मैं आपके चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का, आपके चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का मेंबर बनना चाहता हूं, और मैंने आपको दी एंट्रेंस फीस, जिसको हम नाम देते हैं एडमिशन फीस भी। एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस कब देते हैं, जैसे ही मैं आपके मेंबर बनूंगा तब मुझे कोई फीस पे करनी पड़ेगी, वो फीस को मैं बोलता हूं एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। और ये कुछ भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 लाख ही हो, कुछ भी हो सकती है। जैसे उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की पॉलिसी कहती है कि भाई इतना होना चाहिए जब भी कोई मेंबर बनेगा। अब आप मेरे को बात समझो कि अगर मैंने आपको पैसा दिया मेरे भाई, अगर मैंने आपको पैसा दिया तो आपकी इनकम हुई, आपकी रिसिप्ट हुई या एक्सपेंडिचर हो गया। आप एनपीओ है, मुझे बताओ एनपीओ के लिए, आपके लिए, आप एनपीओ हो और एनपीओ के लिए ये रिसिप्ट है या एक्सपेंडिचर। अच्छा मैं आपको पैसा दे रहा हूं तो रिसिप्ट है सर, क्या पूछ रहा हूं, तो हमने कहा एनपीओ के लिए ये रिवेन्यू रिसिप्ट मानी जाएगी। एनपीओ के लिए क्या मानी जाएगी, रिवेन्यू रिसिप्ट। अब रिवेन्यू रिसिप्ट क्यों मानी जाएगी, अब मेरी बात को समझना, पहले बताओ रिसिप्ट क्या होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ढंग से समझाया था रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूं अगर आपको याद नहीं है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जब भी कोई रिसिप्ट मिलती है, जब भी कोई पैसा मिलता है, अगर उसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर हमने कंज्यूम कर लिया, और हमारे रिवेन्यू नेचर का रिसिप्ट होता है कि हमारा काम ही ये लेना है, क्या एनपीओ का काम मेंबर बनाना है, हाँ मेंबर बनाना है, क्या उनसे पैसा लेना है, हाँ पैसा लेना है, ये तो रिवेन्यू का नेचर हो गया। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं कि वो रिसिप्ट, पिछली क्लास में मैंने बताया था डिटेल में, भी तो सिंपल एक लैंग्वेज, एक लाइन में मैं बताना चाह रहा हूं कि वो रिसिप्ट जिसका
कंजम्पशन, जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर हम कंज्यूम कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब मुझे बताओ, जो इस 10 लाख रुपए दिए इस बंदे ने मेंबर बनने के लिए, इसका बेनिफिट कंज्यूम कर लेगी एक साल के अंदर? हाँ कर लेगी भाई, लगा देगी ये पैसा को, है ना। तो रिवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। तो हमने कहा एंट्रेंस फीस इज अ रिवेन्यू रिसिप्ट, तो यहाँ मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बदल गई। मैं कहा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बहुत डिटेल में करा रहा हूँ दोस्तों, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं हो सकता। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस या एडमिशन फीस, एंट्रेंस और एडमिशन फीस। तो मैंने कहा एंट्रेंस और एडमिशन फीस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस। तो भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखना जरूरी है। और जब मैं आपको ये बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा एसएनपीओ का, तो वहां पर ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि एंट्रेंस फीस क्या होती है। तो मैंने कहा एंट्रेंस फीस इज अ रिवेन्यू रिसिप्ट, हमने समझ लिया, क्योंकि इसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेंगे। और एनपीओ को ये बार बार मिलती रहेगी, क्यों? एक मेंबर थोड़ा बनेगा, एनपीओ मेंबर बढ़ते जाएंगे। तो एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस इज अ रिवेन्यू रिसिप्ट। ये क्या है दोस्तों? रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो मैंने कहा अगर ये रिवेन्यू रिसिप्ट है, तो मैंने आपको बता दिया। अब मुझे बता दो सर कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए या बैलेंस शीट में। और मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया कि रिवेन्यू नेचर के खर्चे या इनकम जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल नेचर के खर्चे या इनकम जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो क्योंकि ये रिवेन्यू रिसिप्ट है, इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जाएगा या क्रेडिट साइड में जाएगा? बताओ। अच्छा, डेबिट साइड में खर्चे जाते हैं या इनकम जाती है? सर खर्चे जाते हैं। तो मैंने अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया यहाँ पर, तो मैं आपको विजुलाइज करके दिखाऊंगा, वो लिखूंगा नहीं कि इस साइड, ऐसे नहीं लिखूंगा इट्स सो ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऐसे नहीं, विजुलाइज करके बनाएंगे तभी तो अच्छे नोट्स बनेंगे दोस्तों। और ना नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा देखो ये हमारे एक्सपेंडिचर साइड हो गई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम तो है, तो यहाँ पर कौन सी साइड होती है? एक्सपेंडिचर। और यहाँ कौन सी साइड होती है? इनकम। तो इनकम साइड में होती है। तो ये आपके पास बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऐसे ही बनता है। अब अगर मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखा रिसिप्ट एंड पेमेंट में, वहां से लेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे। अगर वहां से मुझे एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस कहीं दिखती है क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो उसको मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा दोस्तों? उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा, मैं लिख दूंगा बाय एंट्रेंस फीस, बाय दोस्तों एंट्रेंस फीस, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का है और ये इनकम है, और इनकम कहां जाती है? क्रेडिट साइड में। तो लिख दूंगा बाय एंट्रेंस फीस। यहां तक क्लियर हो गया? एंट्रेंस या एडमिशन फीस। लो भाई लो, ऐसे शो करेंगे। तो ये होगी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ मैंने क्या लिखवाया था। देखो एक एक चीज डिटेल में होगी, कहीं नहीं जाएगा, कोई आपका कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो छोड़ सकता हूं मैं। देखो पढ़ोगे तो आपको दिखा होगा एंट्रेंस फीस या और एडमिशन फीस इज द अमाउंट, ये एक ऐसा अमाउंट होता है पेड बाय अ पर्सन, एक पर्सन पे करता है एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ एनपीओ। जब एनपीओ का मेंबर बनता है वो पर्सन, तब ये एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस पे करता है। यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ बता दो चलो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट में अगर एंट्रेंस फीस दिख गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब क्यों मैंने आपको कहा था क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा और हमें बनाना होगा इनकम। अच्छा रिसिप्ट एंड पेमेंट में बताओ, रिसिप्ट है पेमेंट है? रिसिप्ट है, डेबिट साइड में आएगा, तो एनपीओ के दूसरे अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा, दैट इज इनकम। तो आपको ना विजुअलाइज करना पड़ेगा। अभी तो मैंने क्वेश्चन कराया नहीं है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सारी बातें जहां पर 10 के 10 ट्रांजैक्शन है, सारी ट्रांजैक्शन आपको उस क्वेश्चन के अंदर दिखेगी, देखना आप। इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करा सकता। अब बता ओ, मैं अगर क्वेश्चन करा देता तो एंट्रेंस फीस आता तो मैं क्या समझाता आपको? उल्टी सीधी बातें समझाता। इसलिए पहले मैंने यही समझा दिया कि होता क्या है, इसके बाद ही हम क्वेश्चन करना चालू कर देंगे दोस्तों। लो भाई, तो एंट्रेंस फीस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हमें समझ में आ गई कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाना चाहिए विद लॉजिक। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का है और रेवेन्यू नेचर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। बट नोट दूंगा एक नोट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों। ये नोट बार बार आपसे पूछेगा, कहेगा in the question many time is given that, काफी बार given होता है, many time is given that entrance fees या एडमिशन फीस, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत बार आपको क्वेश्चन में दिखेगा। एडमिशन फीस 50%
ट्रीटेड एज 50% टू बी कैपिटलाइज, 50% टू बी कैपिटलाइज। ये क्या बोल दिया? टू बी कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। टू बी कैपिटल आप देखना, इसका मतलब मैं आपको पहले समझाता हूँ। जब आप जब क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन के अंदर इसको देखोगे तो आपको बहुत अच्छा सा लगेगा। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस 50% टू बी कैपिटलाइज। इसका मतलब हुआ, मैं हिंदी में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब है अगर एंट्रेंस फीस मान लेते हैं 10 लाख रुपए की है, तो ये एनपीओ के लिए रिसिप्ट है। ये कह रहा है कि 50% को कर दो कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज का मतलब क्या है? इसको 50% मान लो कि ये कैपिटल रिसिप्ट है। 50% को मान लो, ऐसा कह रहा है। मान लो, कैपिटलाइज का मतलब क्या है? मान लो। टू बी मतलब मान लो क्या? कैपिटलाइज। 50% को मान लो कि कैपिटल रिसिप्ट है। अच्छा, 50% कैपिटल रिसिप्ट है, तो बाकी 50% क्या होगा दोस्तों? फिर बाकी 50% क्या होगा दोस्तों? रिवेन्यू रिसिप्ट। अगर 50% कैपिटल रिसिप्ट है तो बाकी 50% क्या होगा दोस्तों? रिवेन्यू रिसिप्ट। तो 50% रिमेनिंग इज रिवेन्यू रिसिप्ट। अब 50% क्या होगी दोस्तों? रिवेन्यू रिसिप्ट। क्या कर सकते हैं? वो हमसे बस यही कह रहा था कि एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, ये लाइन जो आपको बहुत क्वेश्चन में दिखा रही है, आपको मजाक नहीं लग रहा तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी कुछ टाइम बाद। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फी 50% टू बी कैपिटलाइज। आज क्वेश्चन में लिखा होगा, ऊपर दे रहा होगा एंट्रेंस फीस है रिसिप्ट इन पेमेंट में, और नीचे एक एडजस्टमेंट दे रखी होगी, कहेगा एंट्रेंस फीस को 50% कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है? कैपिटल रिसिप्ट मान लो, और कैपिटल रिसिप्ट मतलब 50% कैपिटल रिसिप्ट मान लो और 50% क्या मान लो? रिवेन्यू। तो 50% का कैपिटल बोला तो बाकी 50% रिवेन्यू तो होगी, दो ही चीज तो होती है। तो हमने कहा ऐसे करना, अगर 50% कैपिटल रिसिप्ट है तो एंट्रेंस फीस कितनी हो जाएगी? यहां पर 50% 5 लाख रुपए, जो कि हमें क्या करना है? कैपिटल नेचर करना है। तो हम इसको शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट के अंदर दोस्तों याद रखना, बैलेंस शीट के अंदर रिसिप्ट जाती है, वो कहां जाएगी दोस्तों? बैलेंस शीट के अंदर रिसिप्ट। सर रिसिप्ट सारी होगी, मेरे को पैसा मिला तो मेरी लायबिलिटी, और मैंने खर्चा करा तो मेरी एसेट। ठीक है, रिसिप्ट कहां जाएगी? एंट्रेंस फीस यहां पर जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो हो जाएगा। अगर जो कहा कि 50%, जब आपको पैसा मिलेगा एनपीओ से, समझ लेना आपकी एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसका अभी खर्चा करना बाकी है, एंट्रेंस फीस। ठीक है मेरे दोस्तों? ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा तभी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप मान लेना वो रिसिप्ट ही, रिवेन्यू रिसिप्ट ही होगा सारा का सारा, और बाकी 50% कहां चले जाएगा? एंट्रेंस फीस। बाकी 50% का सेम ट्रीटमेंट, अबव ट्रीटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। आ रहा है समझ में कैसे करना है आपको? तो एक ही एडजस्टमेंट मैंने आपसे डिस्कस कर ली यहीं पर। लो भाई लो, तो एंट्रेंस फीस चले जाएगा, इसको हम नाम देते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट मान लो, कैपिटल रिसिप्ट। तो दोस्तों ये थी डिटेल वर्जन ऑफ फर्स्ट एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट का डिटेल में कराने वाला वर्जन है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, इससे डिटेल है ही नहीं कुछ। अब मैं आपसे बढ़ रहा हूं दूसरी एडजस्टमेंट में, और दूसरी एडजस्टमेंट में बढ़ रहा हूं जिसका नाम है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फीस। और क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस है, इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस एंड थर्ड पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, इसके साथ एंड इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं होना चाहिए। सिर्फ मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिर्फ लाइफ मेंबरशिप फीस की होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब्सक्रिप्शन की अलग से होगी डिटेल में। और सबसे पूरे एनपीओ का अगर सब्सक्रिप्शन आ गया तो भैया सब आ गया, समझ लेना। अलग से क्वेश्चन आता है 4-5 नंबर का सब्सक्रिप्शन का, कहता है अलग से बताओ सब्सक्रिप्शन का मतलब, सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये तो भैया मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा, अकेले एक वीडियो में इसी को डिस्कस करना है। पूरे 1-1.5 घंटे में समझ में आएगा सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बिल्कुल जब तक 10-12 क्वेश्चन ना हो जाए इसके। तो मतलब समझाना एक ही वीडियो में सही, मतलब समझाना एक ही बारी में समझाता है, इसका मतलब अभी समझो। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लाइफ मेंबरशिप फीस की, इसका मतलब लिखते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, फिर सब्सक्रिप्शन का मतलब लिखेंगे दोस्तों। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब लिखते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन का मतलब लिखेंगे, फिर दोनों का एग्जांपल से, एक एग्जांपल से दोनों क्लियर हो जाएंगे।
तो दोस्तों इसके बारे में लिखेंगे, इसके अंदर लिखना, पहला मैं इससे डिस्कस कर रहा लाइफ मेंबरशिप, फिर मैं सब्सक्रिप्शन का एग्जांपल वो मतलब बताऊंगा, फिर आगे बात करेंगे। लिखना इसके अंदर, इट इज अ वंस इन अ लाइफ, वंस, इट इज अ वंस इन अ लाइफ, लाइफ में एक ही बार होगी, वंस इन अ लाइफ, इट इज अ वंस इन अ लाइफ, कॉमा लमसम, लमसम पी साइलेंट होता है दोस्तों, लमसम पेमेंट, लमसम पेमेंट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा पेमेंट, लमसम का मतलब होता है इकट्ठा, लमसम पेमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इकट्ठा पेमेंट। तो लमसम पेमेंट मेड बाय द मेंबर, मेड बाय द मेंबर टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द ऑर्गेनाइजेशन, made by the member to the organization in lieu of their monthly, quarterly or yearly fee, ईयरली फी। अब इसके बाद हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, अगर आपने इतना ताल लिया है तो आप सब्सक्रिप्शन लिखिए। इधर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ लाइव मेंबर्स की सीखेंगे और सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग से एक वीडियो में सीखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है मेरे भाइयों, ओके। इसके अंदर लिखना, इट is the amount paid by the member, it is the amount paid by the member, it is the amount paid by the member, it is the amount paid by the member। अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देखते हो तो बिल्कुल आपको एक कंसेप्ट नहीं छुड़वाया जाएगा, पेड बाय द मेंबर पीरियोडिकली, पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है, पीरियड वाइज देना। जैसे कि एग्जांपल आपने दे दिया क्वार्टरली और हाफ ईयरली हर 6 महीने बाद, हाफ ईयरली हर 6 महीने बाद, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने बाद, और ईयरली मतलब हर साल बाद, ईयरली। सो दैट their membership, so that their membership remain alive, so that their membership remain alive, so that their membership remain alive। It is a source of income of NPO, it is a source of income of NPO। चलो जी, ये तो क्लियर हो गया आपको, दो बातें आपने लिख ली। अब मेरा एग्जांपल सुनिए और जाकर ध्यान सुनना। तो मैंने कहा एक चैरिटेबल स्कूल है, मैंने कहा एक चैरिटेबल स्कूल है और वो चैरिटेबल स्कूल में 3 मेंबर थे। अब राम यहां पर, मिस्टर राम कह रहे जी हम यहां पर आपके मेंबर बनना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है बन जाओ, मैं एनपीओ हूं, आप भी एनपीओ, आप उसके हिसाब से सुनो। मिस्टर राम हमारे पास आया, हमसे बोलता है कि भाई मेंबर बनना है। मैंने कहा ठीक है बन जाओ। आपको मेंबरशिप मतलब एंट्रेंस फीस आपको देनी पड़ेगी, एंट्रेंस, मेंबर बनने के लिए आपको एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी। मैंने कहा बताओ कितनी, मैंने कहा 10 लाख रुपए देनी पड़ेगी भाई। तो भैया राम को बोला कि भाई जब तुम हमारे मेंबर बनोगे, इस कंपनी के मेंबर, इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनोगे, चैरिटेबल स्कूल के मेंबर बनोगे, बच्चों की भलाई के लिए आप काम करो, बहुत अच्छी बात है, आपको 10 लाख रुपए देना पड़ा है। उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे, पैसा बहुत है हमारे पास, पैसा बहुत है, दे देंगे आराम से। कह रहा ठीक है बस 10 लाख ही देना है। मैंने कहा नहीं सर, फिर हमारी बात है हमसे। मैंने कहा हम चैरिटेबल, हम आप और मैं चैरिटेबल स्कूल के एनपीओ ट्रस्टी हैं। हमने कहा भाई नहीं सर अभी आपको और पैसा देना है। कह रहा कि भाई किस चीज के लिए। मैंने कहा सर देखो जो अभी आपने पैसा दिया है, ध्यान सुनना। मैंने कहा सर देखो जो अभी आपने पैसा दिया है ना दोस्तों,
राम से बोला मैंने कहा देखो सर, जो अभी आपने पैसा दिया है ना, वो पैसा मेंबर बनने के लिए था। अब सोचो, आप मेंबर बन गए, मेंबर बनने के बाद आप काम करोगे, सर बच्चों को पढ़ाएंगे, डेस्क आएंगे, बोर्ड आएगा, सब कुछ आएगा, आपके 10 लाख से कब तक जिएंगे हम? 10 लाख रुपए आ गए भाई, हमने कहा 10 लाख रुपए आ गए, चलो बिल्डिंग बना लेते हैं, एक बिल्डिंग बगल में बना दी, खत्म हो गया 10 लाख रुपए। सर जब आप मेंबर बनोगे तो आप ही तो हमारा सहारा हो जो पैसा दोगे। आप मेंबर बन क्यों रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि बच्चों की भलाई हो, अच्छा पढ़े। तो सर बच्चों की पढ़ाई में खर्चा होता है, सर वो खर्चा कहां से लाए? सर आपको पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये बात तो सही कह रहा है राम, तो राम कह रहा है भाई ये बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि सर जो आपने एंट्रेंस फीस दी है वो तो मेंबर बनने के लिए थी। अब आप हमें हर महीने या हर साल या हर क्वार्टरली आप हमें पैसा देते रहो, हम अपना खर्चा चलाएंगे, जो टीचर आएंगे पढ़ाने उनको पैसा देना, वो थोड़ा कहेंगे कि हम तो भाई मतलब फ्री में पढ़ा रहे, आप ही को तो देना हो पैसा। तो आपको अलग से भी पैसा देना पड़ेगा। एक तो मेंबर बनने के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो हो गया एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, और मेंबरशिप अलाइव रहने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। मेंबरशिप अलाइव, कि आपकी मेंबरशिप टिके रहे, तो आपको हर बार पैसा देना पड़ेगा। तो मंथली बेसिस पर दो, क्वार्टरली बेसिस पर दो, एनुअली बेसिस पर दो, हाफ ईयरली बेसिस पर दो, पर दो जरूर, क्योंकि मेंबर से ही हमारी सोर्स ऑफ इनकम होती है दोस्तों। क्योंकि अगर चैरिटेबल स्कूल के जो मेंबर है वही तो पैसा लाकर देंगे, तभी तो चैरिटेबल स्कूल चलेगा। इसलिए हमने कहा राम मेरे भाई कि आपको अलग से पैसा और देना है। मैंने कहा सर बता दो क्या अलग से पैसा देना है। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा देखो सर, अगर आपके पास हमको दो ऑप्शन दे रहे हैं, आपको हम दो ऑप्शन दे रहे हैं, आपको हम दो ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों। मैंने कहा ठीक है बताओ कौन से दो ऑप्शन। मैंने कहा सर ये मेरा ऑप्शन नंबर हो गया 1, ऑप्शन नंबर 1। मैंने कहा ऐसा करो सर, आप ना मंथली पेमेंट कर, मंथली कर लो, मंथली पेमेंट कर लो, ईयरली कर लो, क्वार्टरली कर लो, हाफ ईयरली कर लो। ये तो एक ऑप्शन है हाफ ईयरली, मतलब एक साल के अंदर अंदर कभी भी पेमेंट कर सकते हो आप अपना चुन सकते हो कि मंथली देना है पैसा, ईयरली देना है, क्वार्टरली देना है या हाफ ईयरली देना है। मैंने कहा अगर मंथली दूंगा तो हमने कहा देखो आपको एक साल के अंदर आपको 12,000 रुपए देना पड़ेंगे, एक साल के अंदर आपको 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। ध्यान सुनना, एक ऑप्शन दिया इन्होंने, ये ऑप्शन क्या है, पर एनम आपको 12,000 देना है। अब हम मंथली कैलकुलेट कर सकते हो, अगर पर एनम में बता दिया तो आप मंथली कैलकुलेट कर सकते हो मेरे दोस्तों। हाँ जी सर कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मैंने कहा भाई अगर एक साल का 12,000 तो एक महीने का कितना हो गया 1,000, ईयरली कितना हो गया 12,000, क्वार्टरली कितना हो गया 3,000 ऊपर गया 4 महीने में और 4 क्वार्टर में, और हाफ ईयरली कितना हो गया मेरे दोस्तों। क्वार्टरली पता है आपको, हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो हर 3 महीने का एक हुआ तो 4 क्वार्टर हो गया, 4 3 12, तो साल के अंदर 4 क्वार्टर हो गए, 3 3 3, हर 3 महीने में 3,000, हर 3 महीने में 3,000, तो साल में 12 हो जाएंगे। हाफ ईयरली 6,000 पहले दो, 6,000 बाद में दे दो। तो मैंने कहा आपको 12,000 देना है, एक ऑप्शन तो ये है। राम सर कहने लगे सर देखो इतना टाइम नहीं है, हर महीने आपको 12,000 रुपए देते रहो, इकट्ठा बता दो कितने देने हैं, इकट्ठा बता दो पूरे साल का, मेरे बहुत पैसा है मेरे पास, पूरी लाइफ का बता दो, दोबारा मुझसे पैसा मत मांगना, एक ही बार दे दूंगा, 1-2 करोड़ 2-3 करोड़ जो मांग रहे हो आप। कह रहा ठीक है सर, आपको हम दूसरा ऑप्शन भी देते हैं, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन भी बनाया। मैंने कहा ठीक है बताओ दूसरा ऑप्शन क्या है। सर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप या तो 12,000 रुपए करके दे दो साल में। हमने कहा ठीक है, ये मेरे को पसंद नहीं आया ऑप्शन, क्योंकि ज्यादातर यही ऑप्ट करते हैं, इसलिए हमने पहले आपको ये बता दिया। क्योंकि बड़े में जब ऑप्शन नंबर 2 होता है जिसके अंदर लॉ ऑफ वंस इन अ लाइफ होती है, पेमेंट जो अमाउंट आप पे करते हो वंस इन अ लाइफ होती है, आप खत्म हो जाता है, तो मैंने कहा सर आप करो वंस इन अ लाइफ पेमेंट, वन टाइम पेमेंट, इसको बोलते हैं वन टाइम पेमेंट। आप हमें इतना पैसा दे दो, वन टाइम पेमेंट कर दो, एक ही बार, आपको हर साल देने की जरूरत नहीं, और आपकी मेंबर हमेशा अलाइव रहेगी, कोई आपकी मेंबरशिप नहीं छीन सकता। मैंने कहा सर कितना। सर आप दे दो 10 करोड़ रुपए। ये तो मजाक कर रहा हूं, बड़ी बड़ी देखो आप मुझे बताओ कि छोटी मोटी कंपनी चैरिटेबल करती होगी, स्कूल चलाती होगी, रिलायंस कंपनी स्कूल चलाती है, टाटा कंपनी स्कूल चलाती है, इतने सारे बच्चों को पढ़ाती है फ्री में, तो वो इनका ये मेंबरशिप अमाउंट भी 10 करोड़ कम हो गया, 1,000 2,000 करोड़ होता है। तो मैंने कहा चलो हमारी मान लेते हैं कि वन टाइम पेमेंट आप 10 करोड़ दो, अदरवाइज आप 12,000 पर एनम देते रहो। मैंने कहा सर मैं तो ऑप्शन नंबर 2 पे जाऊंगा, ऑप्शन नंबर 2 पे जाऊंगा कि एक बार ही पेमेंट करूंगा, दोबारा नहीं रहना चाहिए, दोबारा मेरी मेंबरशिप छीनने की बात मत करना, मेंबरशिप अलाइव रहनी चाहिए। अच्छा मैंने तो राम जी ने कहा, राम कह रहे हैं जी भाई एंट्रेंस फीस का मतलब समझ में आया कि अगर आप मेंबर बनते हो तो आपको देनी पड़ेगी एंट्रेंस फीस, और अगर आप मेंबरशिप अलाइव रखना चाहते हो, मतलब मेंबरशिप बने रहना चाहते हो, मेंबर बना रहना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। यही तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम, आप ही तो दोगे हमें पैसा चलाने के लिए बिजनेस, तो बिजनेस कह रहा हूं ऑन पीओ, तो इसलिए वन टाइम पेमेंट कर लो, या ऑप्शन नंबर 2 मंथली ईयरली क्वार्टरली हाफ ईयरली पेमेंट कर दो।
अगर कोई पर्सन मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली पेमेंट करता है, उसको हम नाम देते हैं सब्सक्रिप्शन। आहा, अच्छा ये होता है क्या? हाँ जी सर, यही होता है सब्सक्रिप्शन। अगर कोई पर्सन मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली देता है, उसको नाम देते हैं सब्सक्रिप्शन। और अगर कोई पर्सन वन टाइम पेमेंट कर देता है, उसको हम नाम देते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। क्या नाम देते हैं दोस्तों? लाइफ मेंबरशिप फी। बताओ दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या क्या है? बहुत। लाइफ मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस में डिफरेंस समझ में आया? एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज आते हैं कि क्या एंट्रेंस है, क्या लाइफ मेंबरशिप है और क्या सब्सक्रिप्शन है। तो एंट्रेंस फीस तो तब दी जाती है जब मेंबर बनते हैं। लाइव मेंबरशिप वन टाइम पेमेंट होती है मेंबरशिप अलाइव रहने के लिए, और सब्सक्रिप्शन ईयरली पेमेंट होती है, हाफ ईयरली, मंथली, ईयरली मान के चलते हैं, ईयरली पेमेंट होती है, हर साल आपको देना पड़ेगा, वो सब्सक्रिप्शन होता है। मेंबरशिप अलाइव दोनों ही, लाइफ मेंबरशिप फी और सब्सक्रिप्शन दोनों ही मेंबरशिप टिके रहने के लिए होती है, और मेंबर बनने के लिए एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस होती है। तो देखो लाइव मेंबरशिप फी। तो अगर ऑप्शन नंबर 2 में अवेल कर रहे हो तो आपने कहा हम उसको नाम दे देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, और अगर ऑप्शन नंबर 1 में अवेल करते हो तो हम उसको नाम दे देंगे सब्सक्रिप्शन। अब मेरी बात को आप ध्यान समझना। अगर मैं बात कर रहा हूं सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन एंड लाइव मेंबरशिप इज अ सोर्स ऑफ इनकम। सब्सक्रिप्शन क्या हो गया? हमारी सोर्स ऑफ इनकम। और लाइव मेंबरशिप फीस क्या थी? सोर्स ऑफ इनकम तो थी, पर लाइव मेंबरशिप फीस है मेरे दोस्तों। अगर मुझे मान लेते हैं 12 करोड़ थे, 10 करोड़ की जगह मान लेते हैं 12 करोड़ है। अब मेरी बात को समझना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब यहां पर देखना आप, ये मेरे 12,000 की जगह 1,20,000 ले रहा हूं दोस्तों। 12,000 की जगह मैंने ले लिया 1,20,000 एग्जाम्पल। ठीक है, तो भैया पहले साल में आपने 1,20 दिया 1.2 लाख, दूसरे साल में भी 1.2 लाख दिया, तीसरे साल में भी 1.2 लाख दिया, ऐसे करके आपने 1.2 लाख देते रहे। अब मैंने कहा या तो आप मंथली पेमेंट कर दो 12 करोड़ रुपए की। अब अगर 12 करोड़ की मंथली पेमेंट करते हो और एक साल में 1.2 लाख देते हो, अच्छा 1.2 लाख देते हो एक साल में, और 12 करोड़ की आपकी मंथली पेमेंट होगी, तो 12 करोड़ डिवाइड बाय 1.2 दैट इज, एक मिनट, 12 करोड़ दैट इज 100 ईयर। तो आपने कितने की पेमेंट कर दी? 12 करोड़ की पेमेंट करके 100 साल की पेमेंट कर दी 100 ईयर की। अगर आप एक एक साल करके पेमेंट करते हैं 1.2 लाख 1.2 लाख 1.2 लाख, तो आप 100 साल तक पेमेंट करते, तब आपके 12 करोड़ बनते। आपने इकट्ठा 12 करोड़ दे दी। अब मेरी बात समझो, ये जो आप हर टाइम दे रहे हो ये तो हो गया सब्सक्रिप्शन अमाउंट, या आप 12 करोड़ दोगे, ये हो गया आपके पास लाइफ मेंबरशिप फीस। अब मेरी बात समझना, क्या ऐसा पॉसिबल है दोस्तों कि लाइफ मेंबरशिप फीस और सब्सक्रिप्शन दोनों, ऐसा पॉसिबल है कि लाइफ मेंबरशिप फीस सब्सक्रिप्शन दोनों पॉसिबल है भी और नहीं भी? मैं आपको बताता हूं। एनपीओ के अंदर ऐसा दिखेगा आपको कि कहीं आपको लाइफ मेंबरशिप फीस भी दे रखा होगा और सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी दे रखा होगा। अब मेरी बात को ध्यान समझना, ऐसा क्या पॉसिबल है? अगर एक पर्सन लाइफ मेंबरशिप फी दे चुका तो वो सब्सक्रिप्शन नहीं देगा। ये तो क्लियर हो गया कि भाई वो क्यों देगा, जब इकट्ठा 12 करोड़ दे दिया तो एक अलग से भी तो 1.2 लाख देता रहेगा हर महीने, नहीं हर साल। तो अगर वो 1.2 वाला ऑप्शन कलेक्ट करता है कि हर साल 1.2 लाख दूंगा, तो फिर 12 करोड़ नहीं देगा, एक पर्सन की बात। बट अगर मेंबर ही 10 हो तो 5 मेंबर ऐसा हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन अवेल कर ले, और 5 मेंबर हो सकता है कि लाइफ मेंबरशिप वाला अवेल कर दे। तो एनपीओ के अंदर दोनों दिख सकता है, एक टाइम पे नहीं दिख सकता सर? दिख सकता है, पर एक पर्सन कभी भी दो चीजों को, दो ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकता। अच्छा करना चाहे तो कर सकता है वैसे, पर करेगा नहीं, बेवकूफ होगा वो। अच्छा बेवकूफ क्यों होगा? क्योंकि भाई 12 करोड़ तो एक बार पूरे लाइफ मेंबर्स के दे रहा है, कह रहा है नहीं बहुत मन कर रहा है और खर्चा करने का मन कर रहा है और पैसे दान करने का मन कर रहा है और देने का, तो ठीक है 1.2 लाख हर महीने भी दे, तो वो तो कोई देगा नहीं। तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 क्या है? एक पर्सन दो ऑप्शन अवेल नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक एनपीओ के अंदर कभी भी एक साथ लाइफ मेंबरशिप फीस और सब्सक्रिप्शन ना दिखे। हो सकता है कि कुछ पर्सनों ने लाइफ मेंबरशिप वाला फी ऑप्ट करा होगा और कुछ पर्सन ने सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्ट करा होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन में दोनों दिख सकते हैं, पर एक पर्सन कभी भी दो ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकता। ये बात मैं यहां लिख देता हूं, एक पर्सन कभी भी दोनों ऑप्शन अवेल नहीं कर सकता।
एक पर्सन कभी भी दोनों ऑप्शन अवेल नहीं कर सकता, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका मतलब ये नहीं है कि एनपीओ के अकाउंट के अंदर, एनपीओ के बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एक साथ लाइव मेंबरशिप फी, एक साथ लाइव मेंबरशिप फीस एंड सब्सक्रिप्शन नहीं आ सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आ सकता, आएगा, नहीं आ सकता। एक पर्सन कभी भी दोनों ऑप्शन अवेल नहीं कर सकता, करना चाहे तो कर सकता है, मैं तो इम्पॉसिबल वाली बात है वो जो करेगा बेवकूफी होगा वो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि एनपीओ के बुक्स अकाउंट में एक साथ दो लाइव मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन नहीं आ सकते, आ सकते हैं भाई, ऐसा हो सकता है। तीसरा पॉइंट, ऐसा हो सकता है कि 5 मेंबर, अब एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, 5 मेंबर ऑप्शन 1 अवेल कर ले और बाकी मेंबर ऑप्शन 2 अवेल कर ले। हो सकता है दोस्तों, अगर ये तीसरा वाला केस हुआ कि कुछ मेंबर ऑप्शन 1 कर ले, कुछ मेंबर ऑप्शन 2 अवेल कर ले, तो उसके अंदर कुछ कहीं पर दिखेगा लाइव मेंबरशिप फीस, कहीं पर दिखेगा सब्सक्रिप्शन। यहां तो क्लियर हो गया आपको। तो ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी थी, डिटेल वर्जन और बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ा होगा ऐसे डिटेल में आपने। दूसरी बात, अब मेरी बात समझना, मैं आपको कह रहा हूं लाइव मेंबरशिप फीस होगा कैपिटल रिसिप्ट। क्या होगा दोस्तों? कैपिटल रिसिप्ट। क्यों होगा कैपिटल रिसिप्ट? मेरी बात को ध्यान समझा भाई। मुझे बताओ, ये 12 करोड़ रुपए जो पैसा आया, ये 1 साल का है या 100 सालों का है? 100 सालों का है। तो मुझे इसमें से हर 1.2 लाख निकाल कर करंट ईयर की इनकम में डालना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, वो सोर्स ऑफ इनकम होती है। ये रेवेन्यू रिसिप्ट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये हर साल आएगी, क्योंकि ये हर साल आएगी और हर साल इसको कंज्यूम करूंगा मैं, तो रेवेन्यू नेचर का है, क्यों हर साल आएगा तो हर साल कंज्यूम करूंगा। और लाइव मेंबरशिप फीस कैपिटल रिसिप्ट है। अगर ये कैपिटल रिसिप्ट है, अगर ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो ये पूरे 100 सालों की मिल गई होगी मुझे, 100 ईयर की मिल गई होगी। क्या अब मुझे इसको रिसिप्ट तो है तो उसको लायबिलिटी में शो करूंगा? क्यों शो करूंगा? क्योंकि अभी हम इसको पूरा इकट्ठा नहीं डाल सकते इनकम में, तो हम इसमें से कैसे करूंगा? याद करो, जैसे डेप्रिसिएशन वाला सिखाया था पिछली वीडियो में, धीरे धीरे करके हम इनकम एक्सपेंडिचर में खर्चे डालते हैं, ऐसे इसको भी धीरे धीरे करके हम इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट डाला लेंगे। इस 12 करोड़ को 100 से डिवाइड करके 1.2 लाख हर साल डालते चले जाएंगे। जो डाल दिया तो इनकम बन गई इनकम एक्सपेंडिचर में, और जो नहीं डाला वो बैलेंस शीट में रह गया उतना पैसा। आया समझ में? नहीं आया? ये क्लियर हो गया। इसलिए 12 करोड़ ओवर द 100 ईयर का है, इसलिए हम इसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं कि 1 साल मिल गया, वन टाइम है, इसको धीरे धीरे करके कंज्यूम करेंगे, कैपिटल नेचर है। ऐसे करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट को धीरे धीरे करके कंज्यूम करते हैं। और दूसरा, अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें, क्योंकि वो हर साल आएगा इसलिए वो रेवेन्यू नेचर का है, तो हमने अगर बात कर लेते हैं तो हम इधर पढ़ते हैं कि लाइव मेंबरशिप फीस क्या होता है? वंस इन अ लाइफ होता है, एक बार पेमेंट कर दो, लमसम मतलब इकट्ठा लमसम पेमेंट कर दो, मेड बाय द मेंबर, जो मेंबर पे करते हैं, टू द ऑर्गेनाइजेशन इन लाइव ऑफ, किसकी जगह पर? किसकी जगह पर? मंथली, क्वार्टरली, ईयरली फीस की जगह पर। कहता है जी हमें मंथली, क्वार्टरली, ईयरली फीस की जगह पर ऐसा बताओ कि हम एक टाइम में पेमेंट कर दें। मैंने कहा ठीक है, जो पर्सन मंथली, क्वार्टरली, ईयर का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहता है, इसकी जगह पर इन लाइव और मंथली, इसकी जगह पर इन लाइव और मंथली का मतलब क्या है? इन लाइव और मंथली का मतलब इसकी जगह पर, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली की जगह पर लमसम पेमेंट कर देता है कोई मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को, एनपीओ को, तो उसको हम कहेंगे लाइफ मेंबरशिप फी। सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ना, इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर पीरियोडिकली। कैसे करता है? पीरियोडिकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, मंथली, सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन अलाइव। इट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। तो अब हमें पता चल गया कि लाइव मेंबरशिप इज अ कैपिटल रिसिप्ट एंड सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। और रिसिप्ट है एक्सपेंडिचर है एनपीओ के लिए। एनपीओ को पैसा मिलेगा या देगा? राम हमें देगा या लेगा हमसे? सर देगा, तो हमारे लिए इनकम है, रिसिप्ट है, सॉरी। तो यहां पर हम देख लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता हूं लाइव मेंबरशिप फीस का। तो क्या बोलूं? क्या ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट है। इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। ये क्या है दोस्तों? कैपिटल रिसिप्ट है। इसलिए कहां पर शो होगा? अब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। लायबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि उसने पैसा दिया है,
और उसका पैसा कहीं पर यूज करना है, अभी हमारे पर लायबिलिटी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर इसको शो कर देंगे, लायबिलिटी एसेट। और यहां दिखा देंगे उसको लाइफ मेंबरशिप फीस, क्योंकि इकट्ठा इनकम नहीं मान सकते, वो 100 सालों की इनकम है तो हमने इकट्ठा नहीं मान सकते। इसको हम क्या करेंगे, जो इतना मानना है उतना मान लो, बाकी यहां दिखा दो। 100 करोड़ तो यहां दिखा दो, 1.2 को डाल दो, रिमेनिंग जो भी बचेगा 100 करोड़ में से 1.2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 100 माइनस 1.2, 98.8 करोड़ को आप यहां शो कर देना। फिर 1.2 इनकम एक्सपेंडिचर में भेजना अगले साल, इनकम साइड भेजना, फिर जो रिमेनिंग बच जाएगा उसको यहां शो, ऐसे करके धीरे धीरे हम इसको इनकम मानते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। दूसरा सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन क्या है दोस्तों, रिवेन्यू नेचर का है। सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इट इज अ रिवेन्यू रिसिप्ट, इट इज अ दोस्तों, इट इज अ रिवेन्यू रिसिप्ट। और अगर ये रिवेन्यू रिसिप्ट है तो रिसिप्ट होती है इनकम, तो रिवेन्यू रिसिप्ट है तो दोस्तों इसलिए मैं इसको क्या कर लूंगा, इसलिए मैं इसको भेज दूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको भेज देंगे। और कहां पर जाएगा ये, इनकम साइड। और इनकम साइड डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, सर ये तो बचपन से जानते हुए आ रहे हैं। इनकम साइड एक्सपेंडि लो मैंने गलत लिख दिया, इनकम साइड होती है क्रेडिट साइड, ये इनकम होगी और ये एक्सपेंडिचर होगा। बताओ मेरे लिए रिसिप्ट है ना ये, तो क्या लिख दूंगा, बाय सब्सक्रिप्शन। तो अब आपको क्लियर हो रहा है धीरे धीरे कैसे कैसे डालना होता है हमें। हाँ जी सर, अब तो अब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, थोड़ा बहुत, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं होगा जब तक क्लियर नहीं होगा। मैं भी ये मानता हूँ कि जब तक क्वेश्चन नहीं होगा जब तक क्लियर होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अब रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट विल बी ट्रीटेड इन रिमेनिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अभी छोटा मोटा ही था, तो ये बताया आएगा कहाँ, असली चीजों तो सब्सक्रिप्शन में है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे कैसे अमाउंट को। रिमेनिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी डिस्कस लेटर। रिमेनिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ये भी लिखना है आपको। रिमेनिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी डिस्कस लेटर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, थोड़ा डिटेल में चल रहा हूं तो इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा हो जा रहा है, अदरवाइज तो खत्म हो जाएगा। तो मैंने आज की क्लास के अंदर 3 बातें खत्म कर दी। सब्सक्रिप्शन अभी रिमेनिंग रह गया है, इसको मैं खत्म करूंगा, बट नेक्स्ट क्लास के अंदर ना हमारा बहुत सारे हो जाएंगे क्योंकि छोटे मोटे हैं, बाकी सारे छोटे मोटे हैं। मैं होपफुल नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा 10 के 10 खत्म हो जाए, नेक्स्ट क्लास में 10 के 10 खत्म हो जाए, होपफुल। क्योंकि छोटे मोटे थे इसलिए पहले इसका बेसिक बनाना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट क्लास में होपफुल कह रहा हूं मैं, हो जाए, अदरवाइज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्लास को क्लास लगेगी, मतलब मैं करा ही दूंगा जैसे तैसे कंप्लीट। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं, देखो हमने डिटेल में बिल्कुल ये नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाना। अगर नोट्स बनाओगे नहीं तो अब आगे समझ में नहीं आएगा, फिर मत कहना मुझे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये पूरे आज की क्लास का डिस्कशन था। हमने स्टार्ट कर दिया सम इंपॉर्टेंट टर्म, और जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक हम एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही खत्म हुआ वैसे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा, फिर आपको लगेगा अच्छा सा कि यार सही वाकई में करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, पहले सम इंपॉर्टेंट टर्म होने चाहिए फिर क्वेश्चन होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट। पहले पूरे सब्सक्रिप्शन खत्म कर देता हूँ याले, फिर उसके बाद मैं ट्रीटमेंट एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, दोनों से मिक्स जिसमें दोनों चीज आ जाए, और फिर सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट बताऊंगा। सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट आ जाएगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और चैप्टर खत्म। ऐसे ही होता है ये। तो कैसे कैसे मैं थोड़ी बार समझा देता हूं आपको। मैं कहता हूं कि भाई पहला होगा सम इंपॉर्टेंट टर्म, तो अगली वीडियो में सम इंपॉर्टेंट टर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों में मिक्स कैसे करना होता है, रिसिप्ट एंड इनकम एंड बैलेंस शीट कैसे बनानी होती है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कराऊंगा, उसके भी आप पर क्वेश्चन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग उसके भी आप में क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम उसके भी आप में क्वेश्चन। ये होने के बाद फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, फिर कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड जो है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वगैरह, वो सारा लास्ट टॉपिक है हमारे इस क्लास का, और वो पेपर में आता है भाई। 2 चीजें पेपर में आएगी अलग से, सब्सक्रिप्शन और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम बोल सकते हैं, मटेरियल कंज्यूम बोल सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल शेयर करिए इसको। थैंक यू बिल्कुल, बाय बाय।